गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लास पे क्लास। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ जो संविधान से रिलेटेड है। इसके पहले भी मैं आपको संविधान के बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। आज मैं अनुच्छेद के बारे में बताऊँगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 किस लिए है? अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में दिया है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है संघ का नाम व उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? संघ का नाम व उसके राज्य क्षेत्र। संघ के नाम से क्या मतलब है? संघ के नाम से मतलब है कि भारत देश में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की सीमाएं क्या हैं। इसमें कहीं भी भारत देश के बारे में वर्णन नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि भारत देश का नाम भारत अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं कहा गया है इस अनुच्छेद में। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, वो कहते हैं कि अनुच्छेद 1 में भारत देश का नाम भारत लिखा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि उनके जो राज्य हैं भारत के, उनके राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं के बारे में किस में वर्णन है? अनुच्छेद 1 में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश किसमें है? नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों के प्रवेश से क्या मतलब है? जैसा कि अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि तेलंगाना एक राज्य है जिसकी स्थापना हुई है, अभी 2014 में ही हुई। कब हुई है? तेलंगाना की 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई है। ये तेलंगाना किसको काट के बनाया गया है? आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया है। तो जब ये तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? आंध्र प्रदेश को काट के एक नया राज्य बनाया गया। जब ये नया राज्य बनाया गया तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 में संशोधन करके नए राज्य को शामिल किया गया। इस समय कितने राज्य हैं भारत देश में? इस समय भारत देश में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या करता है? मूल अधिकारों को संरक्षण देता है। मूल अधिकारों को क्या देता है? संरक्षण देता है। क्या देता है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को संरक्षण देता है। तो क्या अनुच्छेद बना देने से मूल अधिकारों को संरक्षण मिल जाता है? नहीं। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए है उच्च न्यायालय। इसके लिए मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सब बने हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 क्या है? विधि की समक्ष समानता। विधि की मतलब कानून के समक्ष। विधि की समझ समानता। विधि की समझ समानता किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? विधि की समझ समानता, यानी कानून की नज़रों में सब कोई बराबर है। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 14 की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 15 में दिया गया किसी भी लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। ये क्या है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या क्या है? लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। इसके बाद अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है, यानी कि कहीं भी आप पहले लिख देते हैं। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की
लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि कहीं भी आपके कल्याणकारी काम हो, कुछ भी हो, जैसे सरकारी नौकरियों में हो, तो वहाँ पे आपके साथ क्या हो, समानता का व्यवहार हो, कोई आपके साथ भेदभाव ना हो। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बना है, लोक इस अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया, किसी भी सरकारी नौकरी हो या कहीं भी प्राइवेट नौकरी हो, कहीं भी जाना हो, किसी भी नौकरी में आपके साथ क्या हो, जात के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बना है, इसके लिए अनुच्छेद 16 बना है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में अप्रस्तुता का अंत। अप्रस्तुता मतलब छुआछूत, अप्रस्तुता का अंत है, यानी कि छुआछूत, एक तरीके से समझ सकते हैं छुआछूत। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये माना जाता था कि ये जाति छूने लायक नहीं है, या ये जाति छूने लायक, मतलब ये जाति छुआछूत काफ़ी माना गया है अपने देश में। तो इसके अंत के लिए कौन सा बना था, इसके अंत के लिए अनुच्छेद 17 बना था, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किसके लिए बना था, इसी छुआछूत के लिए। छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल बना, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बना अनुच्छेद 17। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है, उपाधियों के अंत से मतलब है जैसे कि पहले अपने देश में क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, बहुत से राजा महाराजा, तो उनको क्या कहा जाता था, राजा साहब। अब फिर ज़मींदार हुए बहुत सारे की, फिर उनको क्या कहा जाता, ज़मींदार साहब, ये सब चलता था पहले अपने देश में। तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया, उसके लिए बनाया गया अनुच्छेद 18। उसमें क्या किया गया, इन सब उपाधियों को ख़त्म कर दिया, यानी कि अब कोई भी राजा साहब नहीं है, कोई भी ज़मींदार नहीं है, कोई भी ऐसा उपाधि किसी के आगे नहीं लगेगी। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 18 में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता, और इसी में क्या है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 19 में ही क्या है, वाक स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में लिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, वाक स्वतंत्रता से मतलब है बोलने की आज़ादी। आपको अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या कहा, क्या अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि आपको बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी किस में मिली है आपको, अनुच्छेद 19 में। और इसी अनुच्छेद 19(1), इसी अनुच्छेद 19(1) में क्या है, प्रेस की आज़ादी, यानी प्रेस को भी क्या है, बोलने की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, इसी अनुच्छेद 1 में, प्रेस की आज़ादी। यानी कि प्रेस क्या कर सकता है, यानी कि जो मीडिया होता है वो मीडिया क्या करेगा, इसी के तहत किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, किसी के बारे में कोई भी खबर चला सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। ये किस अनुच्छेद में उसको आज़ादी दी गई है, अनुच्छेद 19(1) में। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में है कि कोई भी अपराध, अनुच्छेद 20 में क्या किया गया है, किसी भी अपराध के लिए आप अगर कोई भी आपने अपराध किया है या नहीं किया है, मान लीजिए किसी ने आपको फंसा भी दिया है किसी अपराध के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में क्या कर सकते हैं, उसको आप कोर्ट में जाके निर्दोष भी साबित हो सकते हैं, या किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है तो उसको दोषी भी ठहरा सकते हैं। इसके लिए कौन सा बना है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो किसी भी अपराध से, अपराध में दोष मुक्त
दोष मुक्त सिद्ध करने का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20 क्या, अपराध दोष मुक्त करने का है, मतलब कि कोई भी अपराध आपने किया हो तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाके उसे साबित कर सकते हैं कि ये अपराध मैंने नहीं किया। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किसके तहत है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या है कि अपने प्राण और देह की, मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लें कि कोई भी आपके ऊपर अटैक कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 21 में, कि आप अपने प्राण की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये किस में कहा है, अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी क्या नहीं होते, रद्द नहीं किए जाते हैं। आपातकाल में भी ये आपातकाल में भी क्या होते हैं, रद्द नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान देने वाले अनुच्छेद 20 और 21 क्या नहीं किए जाते हैं, आपातकाल में भी क्या नहीं किए जाते हैं, रद्द नहीं किए जा सकते। यानी कि आपातकाल भी लगा हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपातकाल में आप कोई भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि आपने ये अपराध किया है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। उसके बाद आपातकाल में कोई भी आपके ऊपर अटैक करता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए आप प्राण अपने जान बचाने के लिए स्वतंत्र हैं, कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये किस में दिया है, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 20 में। और यही दोनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल में रद्द नहीं होते। आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, सॉरी अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया राष्ट्रीय आपात का। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया है, राष्ट्रीय आपात का कारण वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 352 में। उसके बाद बात कर लेते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय का आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, वित्तीय आपात का वर्णन किया गया अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। वित्तीय आपात मतलब कि आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद 360 में। और सबसे पहला राष्ट्रीय आपात कहाँ लगा था, सबसे पहले आपातकाल के कहाँ लगा था, सबसे पहले आपातकाल लगा था पंजाब में। सबसे पहले आपातकाल कहाँ लगा था, पंजाब में। और देश में सबसे पहले आपातकाल कब लगा, देश में सबसे पहले आपातकाल लगा 1975 में, 25 जून 1975 को सबसे पहले आपातकाल लगा। सबसे पहले आपातकाल, वैसे भी इसके पहले और भी लग चुका है, 1961 में भी लग चुका है, 1965 में लग चुका है, 3 बार आपातकाल लग चुका है इसके पहले भी, 1961, 1965 और 1971 में। ये 3 जगह इसके पहले भी लग चुका था आपातकाल, पर सबसे बड़ा आपातकाल यही माना गया 25 जून 1961 में भी लग चुका है, 1965 और 1971, ये 3 बार आपातकाल लग चुका है। और ये तीनों बार 1965 में रूस युद्ध की वजह से लगा, 1965 में चीन युद्ध की वजह से आपातकाल लगा था, और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से आपातकाल लगा था। फिर 25 जून 1975 को फिर एक आपातकाल लगा, और इस आपातकाल को किसने लगाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और इसी समय
और इस पे हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे आपातकाल पे? आपातकाल पे हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये क्या थे? ये राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने आपातकाल पे क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। आपातकाल पे हस्ताक्षर किसने किया था? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल पे हस्ताक्षर किए थे। चलिए, बात होगी आपातकाल की। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। उसके बाद अनुच्छेद 25 और 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद और 25 और 26 में क्या है? इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 और 26 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 और 26 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता तो आप समझ ही जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि आप किसी भी धर्म को चूज करने का या चूज करने का अधिकार है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसका अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 25 और 26 में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी कि जो अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 में क्या है? जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपना कोई भी संस्थान खोलने की छूट है, स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यकों को क्या है? अल्पसंख्यकों को कोई भी संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में ही क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक कोई भी अब निजी संस्थान अपना खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक कहीं भी भारत देश में कहीं भी अपना एक निजी संस्थान खोल सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 30 की बात हो गई। फिर आज बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। अनुच्छेद 32 क्या है? संविधान अनुच्छेद 32 क्या? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब क्या है कि इसमें इसी के तहत आप अब किसी के खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। रिट दायर करने का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 32 में। यानी कि इसके तहत क्या कर सकते हैं? आप रिट दायर कर सकते हैं। और कितने प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं? उसमें भी 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है। उसमें 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसको कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किसमें किया गया? अनुच्छेद 40 में। और उसके बाद अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या है? कॉमन सिविल कोर्ट या समान न्याय संहिता, यानी कि सबके लिए समान न्याय है। कॉमन सिविल कोर्ट, कॉमन सिविल
कोर्ट, यानी कि सबके लिए एक ही कोर्ट है, सबके लिए समान न्याय है। यानी कि अनुच्छेद 44 में क्या है, सबके लिए एक कोर्ट है और सबके लिए समान न्याय। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या अन्य कमजोर वर्गों के लिए हितों की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के हितों का संरक्षण है इसमें। अनुच्छेद 46 में क्या है, एसटी ओबीसी एससी एसटी के हितों का संरक्षण है, हितों का संरक्षण। इसमें किसमें कहा गया है, ये कहा गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि ओबीसी एससी एसटी के हितों का संरक्षण होगा। हित का मतलब जैसे उनका कहीं शिक्षा का अधिकार, जैसे कहीं भी पहले ज़माने में होता था कि जो ओबीसीज होते थे या एसटी एससी होते थे, उनको क्या होता, शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार किसके तहत दिया गया, अनुच्छेद 46 के तहत। इसके तहत आप पढ़ सकते हैं और इसी के तहत आप अपनी वृद्धि के बारे में, यानी कि अपने प्रोग्रेस के बारे में सोच सकते हैं आगे। ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। इसके बाद एक अनुच्छेद छूट गया, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या है, अनुच्छेद 45 क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा है। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में कहा गया है निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 50। उसके बाद अच्छा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है, सॉरी, उसके बाद अनुच्छेद 48 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन का गठन। कृषि व पशुपालन गठन किसमें, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन का गठन है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी कि अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें दिया गया, अनुच्छेद 50 में। चलिए ये अनुच्छेद 50 तक बात हो गई। चलिए इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।